Hello everyone. Now we start chapter number 15. Chapter number 15 is कि जो भी फॉर एग्जांपल आपका CIRP है वो कब स्टार्ट होगा और CIRP आपकी प्रोसेस कैसे चलेगी। तो CIRP का स्टार्टिंग है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CIRP? एक वर्ड है CIRP, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि दो पार्ट है इसके IBC 2060। तो IBC 2060 ये जो कोड बना हुआ है इसके 5 पार्ट है। पार्ट 1 तो आपको पता ही है प्रीलिमिनरी है, जहां जहां रेलिवेंट होगा नहीं नहीं उसको स्किप नहीं कर रहे अपन। सेक्शन 2 तो अपन ऑलरेडी पढ़ चुके, एप्लीकेबिलिटी। सेक्शन 3 में डेफिनेशन है, तो अलग से डेफिनेशन नहीं पढ़ेंगे। तो जहां जहां हम कंसेप्ट पढ़ेंगे उसका मतलब रिक्वायर्ड होगा तो सेक्शन 3 को पढ़ते जाएंगे। अब कहां गए? रिमेनिंग दैट इज अ कॉर्पोरेट या नॉन कॉर्पोरेट। तो नॉन कॉर्पोरेट मतलब इंडिविजुअल पार्टनरशिप फर्म, वो पार्ट 3 होगा, वो भी हमारे सिलेबस में। आपने एग्जीक्यूटिव के अंदर नहीं पढ़ा होगा, इंडिविजुअल हम पढ़ेंगे, फाइनल के अंदर है, डिटेल में पढ़ना है, समझना है, बहुत मजा आएगा। लेकिन पहले पार्ट 2 पूरा कंप्लीट करेंगे एंड देन उसके बाद हम क्या करेंगे, पार्ट 3 स्टार्ट करेंगे, इंडिविजुअल पार्टनरशिप फर्म। तो अब आज से कोई भी ऐसा एग्जाम्पल क्रिएट मत करना चाहे इंडिविजुअल पार्टनरशिप फर्म नहीं। इंडिविजुअल पार्टनरशिप फर्म पे IBC के प्रोविजन अप्लाई होते हैं, लेकिन अभी फिलहाल हमारा टारगेट पार्ट 2। हम जितने भी एग्जाम्पल बनाएंगे क्लास के अंदर वो कॉर्पोरेट के रिगार्डिंग होगा। किसके रिगार्डिंग होगा? कॉर्पोरेट। इसलिए हमने पहला वर्ड यूज किया CIRP, इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। CIRP, इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, C फॉर कॉर्पोरेट। इसका मतलब ये हुआ कि यदि कॉर्पोरेट हो जाता है इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट मतलब बोले तो कि वो जब डेप्ट नहीं रीपे कर पाए। तो यदि कोई भी कॉर्पोरेट, अब पॉइंट ये आएगा सर यहाँ पे कॉर्पोरेट का मतलब क्या हुआ? कॉर्पोरेट मैंने बीच बीच में बोला था, वैसे मैं ऑलरेडी माइंड सेट कर चुका हूं, आप थोड़ा सा याद करोगे। मैंने कॉर्पोरेट इंक्लूड इंडिविजुअल, कंपनी भी कवर्ड होगा, LLP भी होगा। कुछ बच्चों के दिमाग में ही आ रहा होगा, आना भी चाहिए, कॉर्पोरेट नॉन कॉर्पोरेट को ऐसे कैसे बनाया? कुछ लॉजिक है क्या? 100% लॉजिक है। तुम लोगों के दिमाग में आ रहा है? बिल्कुल सही आ रहा है डाउट। क्या रीजन है कि आपने पार्ट 3 बना दिया इंडिविजुअल पार्टनरशिप? हम सर सबके लिए एक ही बना देते, खत्म कर देते सर, हमारे लिए भी बढ़िया हो जाता, एक में पढ़ लेते। आपने LLP के लिए भी तो NCLT बनाया ना, तो इंडिविजुअल के लिए भी NCLT बना देते, खत्म करते यार, हमारा हेडेक भी खत्म होता और इजी हो जाती प्रोसेस। जब हमने प्रोविजंस बनाए तो हमने ध्यान दिया ये जो भी पर्सन होते ना, इन पर्संस, हम कौन सा पर्संस की बात कर रहे हैं? बिजनेस एंटिटीज। तो ये जो बिजनेस एंटिटीज होती है दो टाइप की होती है, जिनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है और जिनकी लायबिलिटी, समझे कि नहीं समझे बात? तो यहां पे जो मैं कॉर्पोरेट के अंदर जो बात कर रहा हूं ना बेटा, ये सारी लिमिटेड लायबिलिटीज वाले। कंपनी की तो क्या होती है? लिमिट। कुछ केसेस में एक्सेप्शनली अनलिमिटेड भी होता है, लेकिन प्रैक्टिकली देखा नहीं जाता। तो जो भी कंपनीज है वो जनरली लिमिटेड लायबिलिटीज ही होती है। लिमिटेड बाय क्या आ रहा होगा आपको? लिमिटेड बाय शेयर्स या लिमिटेड बाय गारंटी, दैट इज लिमिटेड लायबिलिटीज होती है किसकी? कंपनी की। LLP का मतलब ही क्या होता है? इसलिए LLP पार्ट 3 के अंदर नहीं गया, समझे कि नहीं समझे बात? क्योंकि LLP का भी वही नेचर है जो कंपनी का है। कंपनी की भी लायबिलिटी लिमिटेड, LLP की भी लायबिलिटी लिमिटेड और बॉडी कॉर्पोरेट। ये सब किसमें चले गए? कॉर्पोरेट के अंदर। तो यदि कोई भी कंपनी या यदि कोई भी कंपनी, बोलो मेरे साथ, यदि कोई भी कंपनी या कोई भी LLP या बॉडी कॉर्पोरेट क्या हो गया? इंसॉल्वेंट। मतलब जिनको पैसा देना है, लेना है, देना है, देना है, मतलब ऑलरेडी पैसा ले रखा हो क्रेडिटर से, तो इसको अमाउंट देना है। डेटर है, पैसा खाया हुआ है, पैसा देना है। तो ये जो डेटर है जिसको पैसा देना है, चुकाना है, तो यदि कॉर्पोरेट कंपनी LLP बॉडी कॉर्पोरेट यदि इंसॉल्वेंट हो गई, मतलब अपनी लायबिलिटीज नहीं पे कर पा रही, अपने डेप्ट को नहीं पे कर पा रही है,
तो इसका मतलब वो कंपनी, वो कॉर्पोरेट, वो एलएलपी, वो बॉडी कॉर्पोरेट क्या है, इंसॉल्वेंट। और जब इंसॉल्वेंट हो गई तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, वाइंड अप नहीं करना होगा। मैं रोज रोज बोल रहा हूं, आईबीसी बोलता है कि पहले इंसॉल्वेंसी को रिजोल्व करवाना है, उसकी प्रोसेस हम बताएंगे पार्ट 2 के अंदर। नंबर 1। नंबर 2, जैसे ही मैंने बोला तो आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें आ रही थी, आनी भी चाहिए। सर मान लो यदि कोई कंपनी एलएलपी या बॉडी कॉर्पोरेट जिसका डेप्ट का अमाउंट 4 रुपए, मतलब एग्जाम्पल लेता हूं, there is a company, there is a कंपनी ए को अमाउंट देने वाली है, मतलब ए कंपनी से मांगता है कितना अमाउंट, 4 रुपया। कितना रुपया, 4 रुपया। 4 रुपया देकर बेटा, 4 रुपया, 1 2 3 4, ठीक है। मैंने पहले ही बोला बेटा, अपन ज्यादा टेक्निकल वे में नहीं पढ़ते, जनरल वे में पढ़ते, ये पढ़ाई से इजी कुछ नहीं होता। और जब मैं सीआर पढ़ाता हूं आईबीसी 2016 से इजी चैप्टर इस दुनिया में ही नहीं है। सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट यदि आप देखोगे ना, एक ही सब्जेक्ट है सीआईआरपी, और ये अपना सीआर, सबसे प्यारा सब्जेक्ट, कुछ पढ़ने का ही नहीं है, सबसे इजी। कंपनी कितना पैसा मांग रही है, पैसा कंपनी नहीं मांग रही, ए मांग रहा है। तो इसका मतलब एक वर्ड बार बार यूज करेंगे, जिनको पता है तो अच्छी बात है, जिनको नहीं पता तो आज याद कर लो। ए को हम वर्ड यूज करेंगे क्रेडिटर, मांगने वाला, दे दे बाबा, दे दे 4 रुपया, दे दे बाबा। तो जिससे आप पैसा मांग रहे हो कंपनी, उसको हम क्या बोलेंगे, डेटर। ये समझ में नहीं आता तो करना, क्योंकि अब उससे रोज हम क्या करेंगे, डेटर क्रेडिटर, डेटर क्रेडिटर वर्ड यूज करेंगे। वैसे तो मुझे पता है 11th में ही आपने ये वर्ड समझ लिया था, अब तो बुढ़ापा आ गया है। 11 12 बीकॉम फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, सीए सीईटी, फाउंडेशन, एग्जीक्यूटिव, अब तो प्रोफेशनल में आ गए। तो ये जो क्रेडिटर है, क्रेडिटर कंपनी होना जरूरी नहीं है। आप एग्जांपल के अंदर देखो, कुछ बच्चा बार बार दिमाग खराब करेगा, सर इंडिविजुअल का एग्जांपल ले लिया। बेटा ना 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 ना, जिससे आप पैसा मांग रहे हो, नजरिया बदलो, दुनिया बदल जाएगी। तो मतलब मैं जो बार बार बोल रहा हूं ना, कंपनी क्या, कंपनी, एलएलपी, बॉडी कॉर्पोरेट, वो क्रेडिटर के पॉइंट से बात नहीं करनी है, वो डेटर के पॉइंट से बात करनी है, जिससे आप पैसा मांग रहे हो। तो आप पैसा किससे मांग रहे हो, कंपनी से, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पार्ट 2। और यदि आप पैसा जिससे मांग रहे हो, यदि वो इंडिविजुअल होता तो पार्ट 3। नहीं, आईबीसी तो एप्लीकेबल होगा, लेकिन पार्ट 2 नहीं होगा, पार्ट 3 हो। तो क्रेडिटर बोला है 4 रुपए दे कंपनी, और आईबीसी में देख लूंगा तेरे को, मैं देख सकता है क्या, पूरा भिखारी है क्या, 4 रुपए के लिए आईबीसी में समझेंगे, समझे कुछ अमाउंट होगा या नहीं होगा, 4 रुपए के लिए आईबीसी, बिल्कुल सही बात है। कंपनी ने कोई पैसा लिया था किसी बैंक से, किसी इंडिविजुअल से लिया था, और कंपनी ने क्या कर दिया, डिफॉल्ट कर दिया। यस, तो यदि कंपनी डिफॉल्ट कर दिया तो ये क्रेडिटर एजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास जा सकता है। याद है एजुडिकेटिंग अथॉरिटी, और एजुडिकेटिंग अथॉरिटी एनसीएलटी वो अलग है। हम वर्ड यूज करते हैं एजुडिकेटिंग अथॉरिटी, क्योंकि एजुडिकेटिंग अथॉरिटी जनरल वर्ड है। इंडिविजुअल होता डेटर, डेटर यदि इंडिविजुअल होता तो कहां जाते, डीआरटी में जाते, कल ही तो पढ़ाया था क्लास में। ठीक है, तो ये जो डिफॉल्ट है, ना, ये कितने अमाउंट की होनी चाहिए, 4 रुपए की तो नहीं होनी चाहिए सर। ये 4 रुपए के लिए आप ऐसी बातें करते हो, चर्चा हिंदी चोरी की बातें करते हो। चले इंसॉल्वेंसी के लिए चले गए, एनसीएलटी का 4 रुपए के लिए 4 रुपए नहीं दिया तो बड़ा भिखारी है कि तुम 10 रुपए तो मेरे से ले रहे थे, भिखारी। तो यस, देयर मस्ट बी ए मिनिमम अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट। ये क्रेडिटर जा रहा है डेटर के अगेंस्ट, डेटर कौन, कंपनी के अगेंस्ट, कहां जा रहा है, एनसीएलटी मतलब एजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास। तो कितना मिनिमम डिफॉल्ट बेटा, मिनिमम डिफॉल्ट होना चाहिए। यदि मैं सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग यदि बात करूं तो बोलता है मिनिमम अमाउंट का जो डिफॉल्ट होना चाहिए, मतलब मिनिमम बोले तो कम से कम कितना होना चाहिए, 1 लाख रुपीज। क्या, तो जो मिनिमम डिफॉल्ट होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 1 लाख रुपीज। सेक्शन 4 यही बोलता है। फिर बाद में नोटिफिकेशन आया कि जो सेक्शन 4 में जो 1 लाख रुपीज की जो लिमिट है, दैट हैज बीन इंक्रीज्ड, और ये लॉ में पहले से पावर दिया हुआ था।
लॉ में दिया हुआ था कि नॉर्मली 1 लाख रुपीज का लिमिट होना चाहिए, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो 1 लाख रुपीज की लिमिट को बढ़ा भी सकते, और वो लिमिट को बढ़ा सकते हैं अप टू ₹1 करोड़। तो डायरेक्टली अभी प्रेजेंटली 1 लाख रुपए की लिमिट एप्लीकेबल नहीं है। ये जो 1 लाख रुपीज की जो डिफॉल्ट की जो लिमिट जो ओरिजिनली दी गई थी आईबीसी 2016 के अंदर, उसको प्रेजेंटली बोलो, जैसे आज की तारीख में कितना लिमिट है बेटा? 1 करोड़ रुपए का डिफॉल्ट होना चाहिए कम से कम। तो यदि कम से कम कितना बेटा 1 करोड़ रुपीज का डिफॉल्ट है, तो उसके लिए आप चले जाओ एजुकेटिंग अथॉरिटी के पास कि इस कॉर्पोरेट डेटर, इस कंपनी की इंसॉल्वेंसी रिजॉल्व करो, और यदि इंसॉल्वेंसी रिजॉल्व नहीं होती, डायरेक्टली वाइंड अप नहीं होगा। डायरेक्टली वाइंड अप में नहीं जा रहे हो, पहले क्या कर रहे हो? इंसॉल्वेंसी को रिजॉल्व करने के लिए जा रहे हो। लेकिन कब? जब मिनिमम अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट कितना होना चाहिए? 1 करोड़ रुपीज। 1 लाख रुपीज की लिमिट थी, लेकिन 1 लाख रुपीज की लिमिट को इंक्रीज करके कर दिया 1 करोड़, और प्रेजेंटली जो लिमिट एप्लीकेबल है वो 1 करोड़ की लिमिट है। तो इसलिए जब भी हम एग्जांपल देंगे तो 1 करोड़ की लिमिट याद रखनी है, क्योंकि अभी 1 करोड़ की लिमिट एप्लीकेबल है डिफॉल्ट। फिर डाउट? क्रेडिटर क्या होता है? क्रेडिटर मतलब जिसको पैसा लेना है। तो ये क्रेडिटर बना कैसे होगा धंधे में? क्योंकि डेटर तो आपको पता है, डेटर तो बिल्कुल क्लियर हो गया, डेटर इंडिविजुअल भी हो सकता है, इसमें नहीं होगा। तो आज के बाद डेटर कोई ऐसा एग्जांपल हम नहीं लेंगे जहां डेटर इंडिविजुअल हुआ, क्योंकि वो सेक्शन पार्ट 2 में नहीं आता ना बेटा। तो जब भी डेटर की बात करेंगे, और डेटर का मतलब हमारे लिए क्या होगा? कंपनी, एलएलपी, बॉडी कॉर्पोरेट। डेटर इंडिविजुअल नहीं होगा। नहीं, डेटर यदि इंडिविजुअल हुआ तो आईबीसी तो एप्लीकेबल होगा, लेकिन पार्ट थ्री में बात करेंगे बेटा। क्लियरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग मेरी स्पीच स्लो होती है क्योंकि मैं डायरेक्शन बनाता हूं। तो डेटर कोई भी नहीं, यहां पे जो हम डेटर की बात कर रहे हैं वो कॉर्पोरेट हो। क्रेडिटर बताओ ना, कौन है क्रेडिटर? क्रेडिटर मतलब जिसको पैसा बन रहा है, जिसका पैसा बन रहा है। तो पैसा तेरा कैसे बना? पैसा ऐसे बना कि कंपनी ने किसी बैंक और एफआई से लोन लिया। नहीं हो सकता लोन लिया, हो सकता है कि कंपनी ने कोई माल खरीदा हो। तो जिससे माल खरीदा हो उस बंदे को क्या बोलते हैं बेटा? कंपनी यदि माल खरीद रही है किसी बंदे से तो उसे जनरल में क्या बोलते हैं? जनरल टर्म्स में सप्लायर। तो सप्लायर भी क्या हो गया? क्रेडिटर। कंपनी बहुत सारे लोगों से रोज काम कराती है, एम्प्लॉइज, उनको सैलरी दी नहीं हो, पता चले 8 महीने से। गवर्नमेंट को क्या देना होता है? टैक्सेस। तो ये जो भी अपनी गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ये सब क्या है? क्रेडिटर्स। यदि उनका अमाउंट ड्यू हो तो गवर्नमेंट, एम्प्लॉइज, सप्लायर्स, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एज ए क्रेडिटर कहां जाएंगे? एजुकेटिंग अथॉरिटी के क्या करेंगे? कॉर्पोरेट डेटर की इंसॉल्वेंसी को रिजॉल्व कर। सर क्या कॉर्पोरेट डेटर खुद भी जा सकता? यस, कॉर्पोरेट डेटर को खुद को भी लगता है भैया मेरी कंडीशन खराब हो गई, तो वो खुद भी जा सकता है, क्योंकि क्रेडिटर ने परेशान करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे जो हमने आईबीसी 2016 बनाया, बात ध्यान से सुनना बेटा, एनीवन कैन, ये जो हमारे क्रेडिटर्स हैं वो भी जा सकते हैं, ये जो हमारा बैंक और ये जो हमारा क्रेडिटर है वो भी जा सकता है एजुकेटिंग अथॉरिटी के पास कि मेरी मतलब मैं कॉर्पोरेट डेटर की इंसॉल्वेंसी को रिजॉल्व। मुझे पता है सबके दिमाग में अब एक ही क्वेश्चन आ रहा होगा, सर ये रिजॉल्व कैसे करते होंगे? बेटा रुक तो जाओ। रिजॉल्व करने के लिए पहले एप्लीकेशन जाती है तो 1 बाय 1 हमें पढ़ना पड़ेगा। जब वक्त आएगा तो बताऊंगा कि इंसॉल्वेंसी रिजॉल्व करने के लिए क्या क्या मेथड है, क्या क्या टेक्निक्स और क्या क्या प्लान बनाया जाता है, क्या प्लान के अंदर क्या क्या पॉइंट्स कवर्ड होंगे, वो आगे आएगा तब बात करेंगे। लेकिन फिलहाल जितना आज पढ़ना है वो खत्म हो गया। तो जल्दी से फॉर्मेलिटी कर लेते हैं। पार्ट 2 के अंदर जो हम बात करेंगे दैट इज द इंसॉल्वेंसी, रेजोल्यूशन एंड लिक्विडेशन फॉर कॉर्पोरेट पर्सन। कॉर्पोरेट पर्सन मतलब कंपनी, एलएलपी और बॉडी कॉर्पोरेट।
सेक्शन 4 किसका बेटा? जीएसटी एक्ट 2007। ठीक है, वेरी गुड। आईबीसी की बात करें सर, जीएसटी बीच में लाया अपना। सेक्शन 4 ऑफ द आईबीसी 2016 एप्लीकेबिलिटी, मतलब वो वाला एप्लीकेबिलिटी नहीं, वो तो अपन एक बार पढ़ चुके हैं कि किन किन पर्सन के ऊपर एप्लीकेबल होगा। सीआईआरपी के लिए कब एप्लीकेबल होगा? जब डिफॉल्ट का अमाउंट मिनिमम 1 रुपीज हो। 1 करोड़ रुपीज। यस, तो मैंने पूरा क्लियर किया। वेयर द मिनिमम अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट इज रुपीज 1 लाख। सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर था कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसको हायर वैल्यू 1 करोड़ रुपीज लेके जा सकती थी, और एमसीए का नोटिफिकेशन आया 24 मार्च 2020 को, और इस लिमिट को कितना कर दिया? फिलहाल प्रेजेंटली 24 मार्च 2020 से लिमिट कितना बेटा? 1 करोड़ रुपीज। तो आपको याद रखना है 1 करोड़ रुपए का कम से कम डिफॉल्ट होना चाहिए। मजा आ गया, आई लव सी। बेसिकली इस पार्ट 2 के अंदर हमें क्या पढ़ना है? सीआईआरपी पढ़नी है, क्योंकि जब कोई भी कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंट होगा तो सीआईआरपी होगी। सीआईआरपी के जो प्रोविजंस आएंगे वो सेक्शन 6 से लेके 32 है। सेक्शन 4 तो एप्लीकेबिलिटी बताता है, सीआईआरपी तो ही नहीं उसमें। सीआईआरपी तो आपकी कहां से स्टार्ट होगी? सेक्शन 6। तो तुम्हारे दिमाग में फिर डाउट आ रहा होगा, सर सेक्शन 4 में तो आपने बता दिया कि मिनिमम डिफॉल्ट का अमाउंट आपका 1 करोड़ का हो तो सीआईआरपी एप्लीकेबल होता है। सर सेक्शन 5 कहां गया? सेक्शन 5 में अगेन डेफिनेशन हमने बोला था, जनरली डेफिनेशन सेक्शन 2 में होती है, यहाँ पे सेक्शन 3 में, सेक्शन 5 में अलग अलग है। तो सेक्शन 6 से लेके सेक्शन 32 है, क्या मिलेगा बेटा? सीआईआरपी मिलेगा। और यदि सीआईआरपी फेल हो गई तो लिक्विडेशन, सेक्शन 33 से लेके सेक्शन 54। और एक और प्रोविजन है लिक्विडेशन का, दैट इज अ वॉलंटरी लिक्विडेशन, सेक्शन 59। तो बेसिकली हमारे कोर्स में जो हमें पढ़ना है वो हमें यही सेक्शन पूरे कवर करने। पार्ट 2 के अंदर डिटेल्ड में पढ़ेंगे पूरे प्रोविजंस, सेक्शन 6 to 32A, सेक्शन 33 to 54 और सेक्शन 59। यस, रेडी एवरीवन? यस सर, वी आर रेडी। और वैसे भी मैंने बातों बातों में पूरा आंसर दे दिया है। अपना रिवीजन स्टार्ट हो गया, एक तरीके से बोल सकते हैं। हमारा लेवल ही अलग है, पहले क्लास से क्लास में रिवीजन हो जाता है। तो सेक्शन 6 पढ़ा नहीं, सेक्शन 6 का आंसर बातों ही बातों में ऑलरेडी आ गया है कि सेक्शन 6 बोलता है आईबीसी 2016 पर्सन हू में इनिशिएट सीआईआरपी, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस को कौन इनिशिएट करेगा? कौन एप्लीकेशन दे रहा था? सर क्रेडिटर भी एप्लीकेशन दे सकता है और कॉर्पोरेट डेटर भी एप्लीकेशन दे सकता है। और क्रेडिटर का मतलब क्या हुआ? सप्लायर, एम्प्लॉइज, गवर्नमेंट, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो एक काम करते हैं, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। बैंक और एफआईज को बोल देते हैं फाइनेंशियल क्रेडिटर, और ये जो हमारे सप्लायर्स हैं जो ऑपरेशंस की वजह से बने, बिजनेस ऑपरेशंस की वजह से, तो ये हमारे कौन है? सप्लायर्स, एम्प्लॉइज, गवर्नमेंट के टैक्सेस और ड्यूज। तो इनको नाम दे देते ऑपरेशनल क्रेडिटर्स। क्या नाम दे देते हैं बेटा? फिर रिवीजन स्टार्ट हो गया पढ़ने से पहले। ये क्या बेटा? कॉर्पोरेट कंपनी। ये कंपनी है या एलएलपी है, बड़ी कॉर्पोरेट है, इसका कोई भी डेप्ट का जो अमाउंट है वो किसी बैंक से ले रखा है, ये पे करने के लिए लायबल है किसी बैंक को या एम्प्लॉइज को या सप्लायर्स को या गवर्नमेंट को। और यदि डिफॉल्ट कर दिया, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेक्शन 4 थोड़ी बोलेंगे, तो कब एप्लीकेबल होगा? इफ डिफॉल्ट कमिटेड। वेरी गुड, वी आर जीनियस। तो सेक्शन 6 में देखना, फर्स्ट लाइन में आपको क्लियरली दिया हुआ है, वेयर एनी कॉर्पोरेट डेटर कमीशन डिफॉल्ट ऑफ रुपीज मिनिमम 1 करोड़। बहुत बढ़िया। तो कौन एप्लीकेशन देगा? फाइनेंशियल क्रेडिटर भी एप्लीकेशन दे सकता है, दैट इज अ बैंक और एफआईज। वो हम आगे बात करेंगे कि फाइनेंशियल क्रेडिटर में क्या क्या इंक्लूड होगा, डोंट वरी अबाउट इट, सब पढ़ेंगे। तो फाइनेंशियल क्रेडिटर एप्लीकेशन दे सकता है, ऑपरेशनल क्रेडिटर एप्लीकेशन दे सकता है, एंड थर्ड कॉर्पोरेट डेटर भी खुद भी एप्लीकेशन दे सकता है कि साहब मैं इंसॉल्वेंट हो गया हूं, मेरी इंसॉल्वेंसी रिजॉल्व करो। कोई डाउट यहां तक? फाइनेंशियल क्रेडिटर या ऑपरेशनल क्रेडिटर या कॉर्पोरेट डेटर, सर कैसे एप्लीकेशन दे देंगे? कैसे एप्लीकेशन देंगे? क्या क्या प्रोसेस होगी? एप्लीकेशन देने के बाद एजुकेटिव अथॉरिटी एनसीएलटी क्या करेगी?
कितने टाइम पीरियड के अंदर एप्लीकेशन को डिस्पोज ऑफ करेगी। फिर एप्लीकेशन देने के बाद क्या होगा, तो कहानी स्टार्ट करते हैं। मुझे पता है सबको मजा आ रहा है, तो जब मजा आ रहा है तो मजे को कंटिन्यू करते हैं। सेक्शन 7 पे आ जाते हैं। सेक्शन 7 बोलता है इनिशिएशन ऑफ CIRP बाय द फाइनेंशियल क्रेडिटर। तो वन बाय वन पढ़ेंगे। फाइनेंशियल क्रेडिटर की बात करेंगे हम सेक्शन 7 में, ऑपरेशनल क्रेडिटर की बात करेंगे सेक्शन 8 और 9 में, और सेक्शन 10 में बात करेंगे कॉर्पोरेट एप्लीकेंट, कॉर्पोरेट डेटर, सेक्शन 10। ठीक है, तो सेक्शन 7 पे आ जाओ। इनिशिएशन ऑफ CIRP बाय द फाइनेंशियल क्रेडिटर। कौन? कॉर्पोरेट डेटर। कौन है कॉर्पोरेट डेटर बेटा? कंपनी, LLP और बॉडी कॉर्पोरेट। क्या किया इन्होंने? मिनिमम डिफॉल्ट किया। कितने अमाउंट का? ये सेक्शन 7 में नहीं लिखा हुआ, ये सेक्शन 4 में लिखा हुआ। लेकिन अपन क्या करते हैं, एक बार जो पढ़ लेते हैं ना, हमेशा करते हैं, भूलते नहीं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, पता चल रहा है पीछे सब खत्म हो रहा है, सब रिजल्ट होता ही नहीं। जितना आगे बढ़ेंगे ना, पीछे का ध्यान रखेंगे। तो मिनिमम डिफॉल्ट कितना होगा? 1 करोड़ रुपीज का। तो यदि कॉर्पोरेट डेटर ने यदि 1 करोड़ रुपीज का डिफॉल्ट कर दिया, तुम्हारे फाइनेंशियल क्रेडिटर जी, कौन जी? फाइनेंशियल क्रेडिटर। तो यदि किसी फाइनेंशियल क्रेडिटर के साथ यदि मिनिमम डिफॉल्ट का अमाउंट यदि 1 करोड़ रुपीज का है, तो ये फाइनेंशियल क्रेडिटर कॉर्पोरेट डेटर के अगेंस्ट, कॉर्पोरेट डेटर की इंसॉल्वेंसी को रिजॉल्व करने के लिए, कॉर्पोरेट डेटर की इंसॉल्वेंसी को रिजॉल्व करने के लिए कौन? फाइनेंशियल क्रेडिटर क्या करेगा? एप्लीकेशन देगा। किसको एप्लीकेशन देगा? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। मेरी बात सुनना ध्यान से। तब NCLT लिख दे तो NCLT लिखो, लेकिन AA भी लिखो। तो जो टर्मिनोलॉजी जो लॉ में यूज की जाती है उसको भी यूज करना जरूरी। डायरेक्टली NCLT लिखना सही नहीं है, वैसे NCLT है, लेकिन हमने जो वर्ड यूज किया दैट इज एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। ब्रैकेट में लिखो NCL। तो फाइनेंशियल क्रेडिटर किसको एप्लीकेशन देगा? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, दैट मींस NCL। स्पेसिफाइड फॉर्म, स्पेसिफाइड फीस और स्पेसिफाइड मैनर के अंदर क्या किया? एप्लीकेशन एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को आपने स्पेसिफाइड फॉर्म, स्पेसिफाइड फीस और स्पेसिफाइड। सर कौन सा फाइनेंशियल क्रेडिटर एप्लीकेशन देगा? अकेले भी दे सकता है, खुद भी दे सकता है। अभी होता है ना, कहीं घूमने जाना है, मूवी देखने जाना है, तो या तो हम अकेले मूवी देखने चले जाते हैं, किसी और को भी ले जाते हैं मूवी देखने के लिए। तो यदि कॉर्पोरेट डेटर ने यदि किसी फाइनेंशियल क्रेडिटर के साथ यदि डिफॉल्ट किया, तो वो भी फाइनेंशियल क्रेडिटर हो सकते हैं। तो कोई इंडिविजुअल फाइनेंशियल क्रेडिटर भी एप्लीकेशन दे सकता है, और साथ में मिलके भी, जॉइंटली भी एप्लीकेशन दे सकता है। स्टाइल मतलब खुद, किसी और फाइनेंशियल क्रेडिटर के साथ मिलकर एप्लीकेशन दे सकता है, या एनी अदर पर्सन भी एप्लीकेशन दे सकता है। एनी अदर पर्सन जो खुद फाइनेंशियल क्रेडिटर नहीं है, लेकिन नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द बिहाफ ऑफ फाइनेंशियल क्रेडिटर। नहीं आया समझ? हम क्या बात कर रहे हैं? यदि कॉर्पोरेट डेटर ने डिफॉल्ट किया हो मिनिमम 1 करोड़ का, तो कॉर्पोरेट डेटर की इंसॉल्वेंसी को रिजॉल्व करने के लिए कौन एप्लीकेशन दे रहा है बेटा? फाइनेंशियल क्रेडिटर। तो फाइनेंशियल क्रेडिटर एप्लीकेशन दे रहा है किसको? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को। खुद भी दे रहा है फाइनेंशियल क्रेडिटर, किसी और फाइनेंशियल क्रेडिटर के साथ मिलकर ज्वाइंट एप्लीकेशन भी दे रहा है, या फाइनेंशियल क्रेडिटर के बिहाफ पे कोई और पर्सन जो फाइनेंशियल क्रेडिटर नहीं है, वो एनी अदर पर्सन ऑन द बिहाफ ऑफ फाइनेंशियल क्रेडिटर एप्लीकेशन दे सकता है। ये नोटिफाइड बाय, मैं बताऊंगा कौन नोटिफाइड है, देखिए रुक के बताऊंगा। इस कंसेप्ट की एक्सेप्शन, मैंने बोला एक इंडिविजुअल फाइनेंशियल क्रेडिटर एप्लीकेशन दे सकता है। क्या जरूरी है कि साथ में एप्लीकेशन दूं? तुम्हारी मर्जी। हमने यही बोला ना अभी तक। नहीं आया समझ? यहां पे कहीं ऐसा लिखा हुआ है कि 4 फाइनेंशियल क्रेडिटर एप्लीकेशन देंगे? क्या लिखा हुआ है? इट्स यदि 1 करोड़ रुपीज का यदि मिनिमम डिफॉल्ट हुआ, तो एक इंडिविजुअल फाइनेंशियल क्रेडिटर एप्लीकेशन दे सकता है। यस और नो? यस। जितना हमने अभी तक पढ़ा है सेक्शन 7 में, तो सेक्शन 7 में क्लियरली दिया हुआ है कि इंडिविजुअल फाइनेंशियल क्रेडिटर भी एप्लीकेशन दे सकता है। जरूरी नहीं है कि साथ में दे, उसकी मर्जी, की मर्जी जो एप्लीकेशन दे रहा है फाइनेंशियल क्रेडिटर। तो आप इंडिविजुअल भी एप्लीकेशन दे सकते हो, साथ में मिलकर भी एप्लीकेशन दे सकते हो। इस कंसेप्ट की एक्सेप्शन बता रहा हूं। इसको लिखो नोट नंबर 4। समझ में आया कि नहीं आया?
सर क्या एक्सेप्शन है, अभी आएगा मजा देखो। अभी बात सुनना ध्यान, इसमें जो लिखा हुआ है ना कुछ भी समझ में नहीं आएगा, कितना भी घोड़ घोड़ के देख लो, मेरे को देख लो, मैं समझाऊंगा, ये नहीं कुछ समझ नहीं आने वाला। इसमें क्या लिखा हुआ है, सेक्शन 21, अभी तो कहानी स्टार्ट हुई है सर, सेक्शन 21 पता नहीं क्या आएगा, मैंने बोला ना मजा नहीं आएगा, पढ़ेंगे तब समझ में आएगा, लेकिन अभी इतना जितना रिक्वायर्ड है वो तो बताऊंगा। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है उन फाइनेंशियल क्रेडिटर्स की बात की जा रही है जो रेफर्ड है सेक्शन 21 सब सेक्शन 6 है, क्लोज ए और क्लोज, रिपीट, कौन सारे फाइनेंशियल क्रेडिटर की बात की जा रही है, जो सेक्शन 21 सब सेक्शन 6 है, क्लोज ए और बी के अंदर रेफर्ड है। अब एक बार छोड़ दो, ऐसे मजा आता ही नहीं, छोड़ो सर, छोड़ दिया, वेरी, हमें बात समझा, किसकी बात हो रही थी, फाइनेंशियल क्रेडिटर, किसकी बात हो रही है, ये रिलायंस कंपनी, नाम सुना रिलायंस का, सर रिलायंस की जगह हम किसी सोल प्रोप्राइटर की बात कर ले तो करना मत बेटा, बार बार बोलो बेटा, जब भी डेटर का एग्जांपल लेना चार्टा लगा दूंगा, ऑनलाइन का चार्टा कैसे लगाऊंगा बाद में देखना पड़ेगा, फेस टू फेस आलोगा तो हो सकता है। तो डेटर आपका इंडिविजुअल नहीं होना चाहिए ना, पार्टनरशिप फर्म नहीं होना चाहिए ना, तो अपने कह लिया रिलायंस लिमिटेड एक कंपनी है, नाम सुना होगा आपने, छोटी सी कंपनी, ज्यादा बड़ी कंपनी की तो हम बात ही नहीं करते, छोटी मोटी कंपनी की बातें करते, तो रिलायंस लिमिटेड, रिलायंस लिमिटेड ने डिपॉजिट के फॉर्म में पैसा लिया था पब्लिक से, ऐसा हो सकता है, हो सकता है, नहीं हो सकता है, डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है कंपनी, नहीं, मैं डिपॉजिट वाला चैप्टर पढ़ाने के मूड में नहीं होगी सर, क्या फॉर्मेलिटीज होगी, क्या ऑब्लिगेशन होगी, कौन सी कंप्लाइंस करनी होगी, बेटा नहीं, वो मेरा टारगेट नहीं है, पार्ट ए में जितना रिक्वायर्ड होगा बता दूंगा, बाकी आप कंपनी लोग के अंदर ऑलरेडी पढ़ चुके। या ये रिलायंस लिमिटेड डिवेंचर इशू कर सकती है, सर कर तो सकती है, कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है कंपनी से कि वो कर, या सेबी भी आता होगा ना, सेबी भी ले लेना, वो अपने को मतलब नहीं है कि कैसे होता है, लेकिन सर इतना हमें पता है कि कंपनी डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है, सिक्योरिटीज भी इशू कर सकती। तो जब डिपॉजिट एक्सेप्ट की जाती है कंपनी के द्वारा तो कितने लोग होंगे, तो बहुत सारे होंगे, एक्स वाई जेड टी यू वी, अब मैं कितना लिखूं बेटा, मैंने डॉट डॉट लगा दी, तो समझ में आया कि नहीं आया सर, आ गया, वेरी, कितने सारे लोग हैं, वेरी, ठीक है। अब बताना कैसा, मैं प्रोविजन बनाना सिखा रहा हूं, मैंने पहले ही बोला था ना क्लास के अंदर, हम यहाँ पढ़ने नहीं आते, ए फॉर एप्पल, हम यहाँ पे बनाने के लिए आते हैं, कि प्रोविजन जब बनता है तो देयर इज ऑलवेज ए रीजन ऑफ इट। तुम में से किसी को नोटबंदी और कोविड-19 याद नहीं करना पड़ेगा, लेकिन जो तुम्हारे पास जो पैदा हुए हैं अभी, वो कोविड-19 को रट्टा मारेंगे कि कोविड-19 की वजह से नरेंद्र मोदी ने रात में 5 बजे आके, शाम को 5 बजे आके ताली बजवाई, बर्तन बजवाए, वो रट्टा मारेंगे, और तुम क्या बोलोगे, साहब मैंने बजाई थी, दुखी हो रहे थे, तो मोदी ने थोड़ा सा रिलैक्स कर दिया था, उसकी वजह से कोविड खत्म नहीं हुआ, फेस पे स्माइल तो आ गई। हमें रीजन पता है कि क्यों क्यों हुआ, तो वही ये नोट नंबर 4 क्या है वो तो हम पढ़ लेंगे, रट्टा मार लेंगे, लेकिन नोट नंबर 4 रीजंस क्यों बना एक्सेप्शन, नॉर्मल प्रोविजन क्या है कि इंडिविजुअल क्रेडिटर एप्लीकेशन दे सकता है ना, तो समझो ना बात, एक रिलायंस लिमिटेड है जिसने इतनी सारी डिपॉजिट ले रखी है, डिपॉजिट बहुत सारे लोगों से लिए होगी, किसी से 1.5 लाख, किसी से 2 लाख, किसी से 2.5 लाख, किसी से 5 लाख, किसी से 25 लाख, ऐसे बहुत सारे डिपॉजिट होल्डर होंगे, हो सकते हैं ना, हेलो, हो सकते हैं, बहुत सारी सिक्योरिटीज होल्डर भी हो सकते हैं। तो यदि एक्स अकेला बोलता है मैं एप्लीकेशन दूंगा, तो क्या एक्स एप्लीकेशन दे सकता है क्या, नहीं। यदि डिपॉजिट या सिक्योरिटीज के फॉर्म में यदि आपका डेब्ट है, यदि डिपॉजिट और सिक्योरिटीज के फॉर्म में यदि आपका डेब्ट है, और यदि इसमें कोई डिफॉल्ट हुआ है, तो ये कवर्ड है सेक्शन 21 सबसेक्शन 6 ए के क्लोज ए में।
तो ऐसे केसेस के अंदर एक्स अकेला एप्लीकेशन नहीं दे सकता। अभी तक तो हमने पढ़ा था एक इंडिविजुअल फाइनेंशियल क्रेडिटर भी एप्लीकेशन दे सकता है, लेकिन यदि कॉर्पोरेट डेटर इज रिलायंस लिमिटेड, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्पोरेट डेटर, नाम भी दे देता हूं जिससे कि आपको प्रॉब्लम नहीं। ये क्या हो गया हमारा कॉर्पोरेट डेटर। कॉर्पोरेट डेटर किसको बोला बेटा मैंने, ये जो रिलायंस लिमिटेड है ये कॉर्पोरेट डेटर है। इस एक्स वाई जेड टी यू वी को हम क्या बोलेंगे, फाइनेंशियल क्रेडिटर। वेरी गुड। तो यहाँ पे तभी मैंने क्या बोला, एक्सेप्शन है। एक इंडिविजुअल फाइनेंशियल क्रेडिटर भी एप्लीकेशन दे सकता है यदि डिपॉजिट और सिक्योरिटीज के फॉर्म में यदि आपका डेप्ट है। देयर इज अ सेक्शन 21 सबसेक्शन 6 है, क्लोज ए में दिया हुआ है, यदि ऐसा कोई फाइनेंशियल डेप्ट है तो उन केसेस में डिफॉल्ट होने पर एक इंडिविजुअल फाइनेंशियल क्रेडिटर एप्लीकेशन नहीं दे सकता। कम से कम इतने लोग होने चाहिए। कितने लोग, अब जो मैं बताऊंगा वो। क्या कहना चाह रहा हूं, पॉइंट समझ में आ रहा है बेटा? इसे कभी एग्जाम में क्वेश्चन आए कि कितने फाइनेंशियल क्रेडिटर एप्लीकेशन दे सकते हैं, तो आपको साथ में लिंक करना पड़ेगा। एक इंडिविजुअल फाइनेंशियल क्रेडिटर एप्लीकेशन दे सकता है, लेकिन यदि फाइनेंशियल क्रेडिटर सेक्शन 21 सबसेक्शन 6 से क्लोज ए वाला है, और ये आपको तभी रिटेन रहेगा जब माइंड में ये याद रखोगे डिपॉजिट होल्डर है, सिक्योरिटीज होल्डर है। ये 5 करोड़ ही क्यों ना हुआ, एक अकेले इंडिविजुअल एक्स, एक स्टूडेंट का डाउट आया सर यदि एक्स का अमाउंट यदि 2.5 करोड़ हो तो गवर्नमेंट ने सेक्शन 7 में डाल दिया, प्रोवाइडेड दैट, जो पढ़ा रहा हूं प्रोविजो है सेक्शन 7 का। मतलब पहली लाइन में इन्होंने लिखा एक इंडिविजुअल फाइनेंशियल क्रेडिटर भी एप्लीकेशन दे सकता है, फिर इन्होंने प्रोवाइडेड दैट लिख दिया। मतलब प्रोवाइडेड दैट जनरली क्या होता है, कंडीशन होती है, तो कंडीशन के फॉर्म में डाल दिया, एक्सेप्शन के फॉर्म में डाल दिया। क्या एक्सेप्शन डाल दिया कि यदि डिपॉजिट और सिक्योरिटीज के फॉर्म में यदि आपका डेप्ट का अमाउंट है तो ऐसे केसेस वाले जो फाइनेंशियल क्रेडिटर है वो इंडिविजुअल एप्लीकेशन नहीं देंगे, वो हमेशा, क्योंकि बहुत सारे क्रेडिटर्स, और इन क्रेडिटर्स के लिए वैसे ही बना हुआ है, क्या बोलते हैं उसको, ट्रस्टी, याद आ रहा होगा, एजेंट। इन सारे क्रेडिटर्स का ध्यान रखने के लिए एक डीटी डिबेंचर ट्रस्टी होता है, ट्रस्टी बोलते हैं, एजेंट बोलते हैं। तो ये अकेला एप्लीकेशन नहीं दे सकता, माना कि एप्लीकेशन डिबेंचर ट्रस्टी दे देगा, लेकिन कम से कम इतने फाइनेंशियल क्रेडिटर, समझो मेरी बात। फॉर एग्जांपल 15,000 डिपॉजिट होल्डर है, एक अकेला डिपॉजिट होल्डर बोलता है इंसॉल्वेंसी रिजॉल्व कर। भैया एक चीज बताओ, तुम्हारी बात का जवाब दे रहा हूं, तुमने बोला कि इंडिविजुअल डिपॉजिट होल्डर को क्यों नहीं अलाउड किया, मैं एग्जांपल देता हूं उसको समझना, तुम भावुक हो जाओगे मेरे साथ। यदि 15,000 डिपॉजिट होल्डर है, यदि एक डिपॉजिट होल्डर बोलता है एक कंपनी रिलायंस तूने मेरा पैसा नहीं दिया, मैं तेरे को इंसॉल्वेंसी के लिए ले जाऊंगा, और 14,999 चुपचाप बैठे, बोलते नो 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 नो, तो किसकी चलेगी, एक की चलेगी या 14,999 की चलेगी? क्या एक डिपॉजिट होल्डर अपनी चलाए? एक अकेला बोल रहा है मैं देख लूंगा तेरे को, भैया बोलते मत देख यार, 14,999 चुपचाप बैठे और तेरे को बिना मतलब के अपॉइंटमेंट लेके पड़ी है, क्योंकि सबका इंटरेस्ट सेम। बाकी भी तो डिपॉजिट होल्डर ही है ना, अलग टाइप के फाइनेंशियल क्रेडिटर थोड़ी है, एक ही कैटेगरी के फाइनेंशियल क्रेडिटर है ना। तो यदि वो चुप है तू भी चुप रहना, बिना फर करे जा रहे। ऐसा मैंने नहीं बोला, गवर्नमेंट ने बोला। तो गवर्नमेंट ने क्या बनाया प्रोविजन, देखो ध्यान से। उन्होंने ये बोला कि कम से कम कितने 100 ऑफ सच क्रेडिटर्स इन द सेम, ना टोटल फाइनेंशियल क्रेडिटर की बात नहीं कर रहा हूं, इसी कैटेगरी वाले, इसी कैटेगरी वाले मतलब बैंक की बात नहीं कर रहा हूं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बात नहीं कर रहा हूं, यही ये जो डिपॉजिट की जो बात कर रहे हो, सिक्योरिटीज की जो बात कर रहे हो, उसमें जो सेम कैटेगरी वाले, सेम क्लास के जो डिपॉजिट होल्डर है, डिपॉजिट होल्डर की बात कर रहे हो। तो डिपॉजिट होल्डर टोटल कितने, जितने भी है उनमें से कितने लेने आपको, 100 तो लेने ही कम से कम। और 10%, कितना बेटा, 10% ऑफ टोटल नंबर ऑफ क्रेडिटर्स इन द सेम क्लास। सेम क्लास वाली बात याद रखनी है, मतलब उसी टाइप के
तो जितने भी आपके डिपॉजिट होल्डर हैं, किसी को नहीं समझ में आ रहा तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं। पहला एग्जांपल, यदि फाइनेंशियल क्रेडिटर कितने, यहाँ पे नंबर में बता रहा हूँ, अमाउंट नहीं बता रहा हूँ, नंबर नंबर कितने फाइनेंशियल क्रेडिटर बेटा, यदि फाइनेंशियल क्रेडिटर यदि आपके 1 लाख है, तो अभी तक हमने क्या बोला था कि इंडिविजुअल फाइनेंशियल क्रेडिटर भी एप्लीकेशन, तो यहाँ पे मैंने बोला नहीं, सेक्शन 21 सब सेक्शन 6 है, क्लोज है। डिपॉजिट और सिक्योरिटीज के केस में जहां पे एजेंट रखा हुआ है, ट्रस्टी रखा हुआ है, वहां पे क्या होगा, क्या होगा 100। और ऐसे क्रेडिटर, ऐसे वाले जो क्रेडिटर्स हैं, और ये फाइनेंशियल क्रेडिटर डिपॉजिट वालों की बात कर रहा हूं, बाकी अदर वाले फाइनेंशियल क्रेडिटर इसमें काउंट नहीं किए मैंने, तो कम से कम 100। और ऐसे फाइनेंशियल क्रेडिटर जो सेम क्लास के हैं उसके कितना 10%, तो 1 लाख का 10% कितना हो रहा है 2 लाख, कुछ भी बोलता है तो 1 लाख का 10% कितना हुआ 10,000, 10,000 हुआ ना, नहीं 1,000। थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, कैलकुलेटर ज्यादा यूज करते हो, कभी कभी बिना कैलकुलेटर करते तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो 1 लाख का 10%, तो एक डंडा हटा दो बस, और करना क्या 10,000 विच एवर इज, तो कितने, समझे कि नहीं समझे बात, इतने फाइनेंशियल क्रेडिटर्स की एप्लीकेशन आएगी। अभी हमने बोला है कि इंडिविजुअल फाइनेंशियल क्रेडिटर एप्लीकेशन दे सकता है, लेकिन यदि फाइनेंशियल क्रेडिटर यदि डिवेंचर और डिपॉजिट और सिक्योरिटीज और डिवेंचर के फॉर्म में है, क्योंकि डिवेंचर भी क्या सिक्योरिटीज ही तो है, तो कोई भी सिक्योरिटीज होल्डर या डिपॉजिट होल्डर जो भी है, तो उन केसेस में कितने फाइनेंशियल क्रेडिटर बेटा 100, और 10% ऑफ नंबर ऑफ क्रेडिटर्स का जो भी है सेम कैटेगरी के सेम क्लास के उसका 10%, विच एवर इज लेस। यदि फाइनेंशियल क्रेडिटर यदि आपके 70 हो, नंबर में बता रहा हूं बेटा, रुपीज में बात नहीं कर रहा हूं, यदि फाइनेंशियल क्रेडिटर कितने हो 70, तो कितने फाइनेंशियल क्रेडिटर, कम से कम 100 तो होने ही चाहिए, तो 100 तो है ही। और ऐसे नंबर ऑफ क्रेडिटर्स का 10% कितना हुआ 7, विच एवर इज लेस, कितना आया, समझे कि नहीं समझे बात। ये सब्जेक्ट ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, बस यही पढ़ते रहो। पॉइंट नंबर 3, यदि फाइनेंशियल क्रेडिटर यदि आपके 150 हो तो क्या होगा, यदि फाइनेंशियल क्रेडिटर यदि आपके 150 है तो कम से कम 100 तो है, और 150 का 10% इज 15, विच एवर इज लेस, तो कितने, कोई कंफ्यूजन, इतने फाइनेंशियल क्रेडिटर के द्वारा क्या होनी चाहिए एप्लीकेशन होनी। इसका एक और एक्सेप्शन, ये तो नोट नंबर 4 है, एक नोट नंबर 5 भी, 2 एक्सेप्शन है बेटा। एक तो मैंने आपको समझा दी, नोट नंबर 5 पे आते, रियल एस्टेट इंडस्ट्री, रियल एस्टेट बिल्डर्स के आते हैं प्रोजेक्ट्स। किसी को पता है रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं, न्यूज़पेपर उठा के देख लेना, यही आ रहा हो, राजस्थान में तो यही आ रहा है, उम्मीद है कि पूरे इंडिया में भी यही आ रहा होगा, क्योंकि नवरात्रि के टाइम, दिवाली के टाइम लोग शिफ्टिंग बहुत करते हैं, तो माना जाता है ना, तो इस समय क्या होते हैं प्रॉपर्टीज बहुत परचेज की जाती है, धनतेरस के दिन, नवरात्रि के दिन, जो भी है, मैंने नहीं किया तो मुझे नहीं पता, तो जो भी है व्हाटएवर, तो यस। तो आजकल क्या कंसेप्ट चलता है, आजकल इंडिविजुअल का नहीं चलता है, बिल्डिंग का चलता है। और जो ये रियल एस्टेट जो बिल्डर्स हैं, ये लोग क्या करते हैं, अपने आप में सोसाइटी बना देते, 15 अपार्टमेंट, 20 अपार्टमेंट, और हर अपार्टमेंट के अंदर 15 फ्लोर, और हर फ्लोर पे 4 फ्लैट। तो ऐसे उन्होंने क्या किया, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना दी जैसे सोसाइटी, फिर उसमें आता इतना बड़ा गार्डन होगा, स्विमिंग पूल होगा, तो ऐसे पूरी एक सोसाइटी बना दी जिसमें ओनली 1000 फ्लैट है। आजकल तो 1000 फ्लैट तो बहुत कम बता रहा हूं, ये तो जयपुर लेवल में ही हो जाता है। यदि आप पूना, मुंबई, दिल्ली और हो तो वहां पे 5000 फ्लैट तो हो जाता है, यहां तक कि जयपुर में भी कभी कभी 4000 फ्लैट हो जाते हैं।
बड़ी बड़ी सोसाइटी आने लगी, क्योंकि एक ही अपार्टमेंट में आपने जो फॉर एग्जांपल पूरी सोसाइटी बनाई, उसमें बहुत सारे अपार्टमेंट बना दिए, ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक, डी ब्लॉक, सुना होगा, ठीक है। ये अपने को ज्यादा पोस्टमार्टम नहीं करना, लेकिन क्या कह रहा हूं बात समझ में आ रही है। ये कंपनी है मंगलम, मंगलम का नाम सुना है, बड़ी एडवर्टाइजमेंट हो रहा है मंगलम का, ठीक है, कर देते हैं, बाद में बात करेंगे इनसे कमीशन की, ठीक है, ये थोड़ा सा मजाक भी करना चाहिए ना। तो मंगलम की बात करते हैं, तो मंगलम का कोई रियल एस्टेट प्रोजेक्ट आ रहा है, प्रोजेक्ट का नाम नहीं लूंगा, प्रॉपर एडवर्टाइजमेंट हो जाएगा, ऐसा थोड़ी करेंगे। तो ये जो भी इनका रियल एस्टेट प्रोजेक्ट आ रहा है, इनके सोसाइटी आ रही है, इस सोसाइटी के अंदर 1000 फ्लैट है, तो ये चाहे मे भी हो सकता है रेजिडेंशियल फ्लैट हो, मे भी रेजिडेंशियल, क्योंकि आपको पता ही रेजिडेंशियल भी बनाता है और ये कॉमर्शियल भी बनाता है। क्या कंसेप्ट है आजकल, ये जो फ्लैट लेके आते हैं क्या होता है, अभी 10% पे करके ब्लॉक कर दो, ऐसे कुछ होता ना, नहीं 5000 में हो अपना सपना पूरा घर का, सिर्फ 5100 में पाओ मकान, बाकी किस्ते दिए दिए देते रहना, ऐसे कुछ आते रहते हैं एडवर्टाइजमेंट। तो आपने जो भी 10% या 5100 या 11000 या 51,000 जो भी उनकी पॉलिसी है, उसके हिसाब से आपने अमाउंट पे किया, फिर धीरे धीरे मकान बनता जाता है, आप पेमेंट करते रहते। वैसे मकान बना कब, 3 साल बाद, तो आपको लॉजिकली पेमेंट कब करना चाहिए था, 3 साल। बिना मकान के पेमेंट क्यों थी, तो मकान बना के बेचना, क्यों पेमेंट ले रहा है, तो ले रहा है भैया, तूने क्या दे दिया मेरे को, आधे मकान में रहूंगा मैं, तो मेरे से 3 लाख रुपए ले लिया, तूने कुछ दिया क्या मेरे को। अभी मंगल वाला बोलता है भैया 2 फ्लोर बन गए, भैया मेरा तो 11वें फ्लोर पे, मुझे क्या लेने देना, 2 फ्लोर बन गए, देना पड़ेगा आपको 30%, किस बात का, मेरा तो बना नहीं ना, और यही तुमने ढांचा बना भी दिया तो चिन्मेजन ढांचे में रहेगा क्या, तो पहले पूरा मकान बना फिर पैसा ले तो सही है। लेकिन वो बोलता है नहीं, सारे बिल्डर्स आजकल ऐसा करते ही नहीं, क्या करते, जितना जितना बनता जाएगा उतना उतना आपको पैसा देना पड़ेगा। वो पूरी पॉलिसी थोड़ी बताऊंगा कि 10% कब, 15% कब, सबकी अपनी अपनी पॉलिसीज होती है, और 10% रोक लेते, 10% जब आपको चाबी देंगे तब, तो इस 90% या 95% पैसा उनको मकान बनते बनते मिल जाता है। इसका मतलब एक तरीके से वो मंगलम बिल्डर उधारी ले रहा है आपसे, आप उधार दे रहे हो भैया, आपको मिला क्या, एक चीज बताओ, उसने ढांचा बना दिया, नींव बना दी, तो क्या मिला, जाके ले लो, नहीं रो यदि उसने ईंटों का ढांचा भी बना दिया, ले लो बिना बाथरूम के, उसमें क्या कहना चाहो, उस काम का है, लेकिन पैसा कितना चला गया तुम्हारा, 50%। तो यही तरीके से क्या कर रहे हो आप, उधार दे रहे हो भैया, आप कॉमर्शियल बोरोइंग्स ले रहे हो आपसे, ये बिजनेस की बोरोइंग है, बैंक और एफआई के फॉर्म में बोरोइंग नहीं है, ये बिजनेस के फॉर्म में उधारी हो गई। किस फॉर्म में उधारी हो गई, बिजनेस के फॉर्म में, इट इज इफेक्ट ऑफ कॉमर्शियल बोरोइंग, क्योंकि मकान बना रहा है आपके पैसे से। समझे कि नहीं समझे बात, इसका मतलब ये जो अलोटीज हैं, क्या बोलते हैं इनको, अलोटीज, किनको अलोटीज, ये क्या बेटा, ये फ्लोर्स है बहुत सारे, इस फ्लोर्स के अंदर ये क्या बेटा, प्लेट बने हुए हैं, तो ये प्लेट जो परचेज करेगा ना उसको क्या बोलते हैं, अलोटीज, परचेजर। तो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के अंदर, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के अंदर जो रियल एस्टेट बिल्डर है उसको बोलते हैं डेटर, यदि वो कंपनी हो, यदि वो इंडिविजुअल हुआ तो यहां पे कवर नहीं हो पाएगा, क्योंकि पार्ट 2 की बात हो रही। तो जो रियल एस्टेट बिल्डर जो कंपनी, एलएलपी और बॉडी कॉर्पोरेट के फॉर्म में है, तो ये अलोटीज से पैसा लेते रहते हैं, तो जो अलोटीज है वो क्या बन गए, फाइनेंशियल क्रेडिटर। ये फाइनेंशियल क्रेडिटर की डेफिनेशन में आएगा, फिर बताऊंगा, क्योंकि अभी मेरा टारगेट एक्सेप्शन बताना है। ये क्या हो गए, फाइनेंशियल क्रेडिटर। तो फॉर एग्जांपल ये जो F23 है, तो F23 के अंदर जो अलोटी था जिसका नाम था डी, तो डी अकेला चला गया, हे मंगलम तेरे को देख लूंगा, इंसॉल्वेंसी करा दूंगा तेरी में। तो अकेला अलोटी, क्योंकि द रीजन बिहाइंड इट, पहली लाइन देखो सेक्शन 7 की,
अकेला फाइनेंशियल क्रेडिटर भी एप्लीकेशन दे सकता है, लेकिन यदि फाइनेंशियल क्रेडिटर यदि अलॉटी है मतलब बायर है रियल एस्टेट प्रोजेक्ट का, तो वो अकेला एप्लीकेशन नहीं दे सकता। आप समझे कि नहीं समझे बात? आपको हमेशा याद रहेगा, मैंने पहले बोला मैं प्रोविजन बनाऊंगा कि क्यों बनी एक्सेप्शन। इतने सारे अलॉटीज है भैया, 5000 फ्लैट ओनर है, और यदि मुझे परेशान करने का ऐसे ही मन कर रहा हो, क्योंकि मैं पता कौन हूं, महिमा। महिमा कौन? महिमा बिल्डर्स। एक फ्लैट मैं भी खरीद लेता हूं, मजे ले लेंगे मंगलम वाले के। अलॉटीज तो बहुत सारे ना, कोई बिना मतलब ही लड़ता है। एक रूल कहता है कि 100% लोग सेटिस्फाइड नहीं हो सकते, यदि 80% भी सेटिस्फाइड है मतलब नंबर 1 है। एक को तो ऐसी प्रॉब्लम होती है क्योंकि वो खुद ही अपने आप से दुखी, क्योंकि जो इंसान खुद दुखी होता है उसको पूरी दुनिया दुखी लगती है और दुनिया को भी दुखी करता है। तो भैया इतने सारे फ्लैट ओनर्स है, तो कोई भी बिना मतलब ही एप्लीकेशन देता रहेगा। तो भैया रियल एस्टेट के केस में ये जो अलॉटीज है, ये जो बायर है ना, ये इंडिविजुअल बायर एप्लीकेशन नहीं देगा। आप समझे कि नहीं समझे बात? तो जो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट की जो बात कर रहे हैं, इसमें जितने भी बायर्स होंगे, जितने भी अलॉटीज होंगे, तो एक इंडिविजुअल अलॉटी एप्लीकेशन नहीं दे सकते, क्योंकि वो भी क्या है, फाइनेंशियल क्रेडिटर है। लिमिट सेम है जो मैंने नोट नंबर 4 में बताई थी। फॉर द पर्पस ऑफ डिपॉजिट और सिक्योरिटी होल्डर के लिए जो लिमिट बताई थी ना बेटा, वही लिमिट आपको क्या करनी है, रियल एस्टेट में भी चिपका देनी है। क्या लिमिट है बेटा? 100 ऐसा वाला अलॉटी इसलिए प्रोजेक्ट का। एक मिनट, मंगलम के 15-20 प्रोजेक्ट, जो 15-20 प्रोजेक्ट ना, हाँ, वो जो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट ना, उसमें जितने भी अलॉटीज हैं उसी अलॉटीज की बात करनी। उसे तो 15 प्रोजेक्ट आ रहे हैं अभी, तो सारे प्रोजेक्ट का नहीं देखना, जिस प्रोजेक्ट की आप बात कर रहे हो ना, उसी प्रोजेक्ट की बात करनी। समझे कि नहीं समझे? उसमें कितने क्रेडिटर्स, तेज बोलो, कितने क्रेडिटर्स? 100। और राइट हैंड साइड में क्या? 10%, विच एवर इज। मजा आ गया। Note number 5. For financial creditors who are the allottees under a real estate project with effect from 20 December 2019. ये दोनों प्रोविजन बाद में, नोट नंबर 4 भी, नोट नंबर 5 भी, ये एक्चुअली आपके लॉ में लिखे हुए प्रोवाइडेड दैट के फॉर्म में, क्योंकि पहले दिया इंडिविजुअल फाइनेंशियल क्रेडिटर एप्लीकेशन दे सकता है, फिर प्रोवाइडेड दैट डाल दिया, तो उसको मैंने प्रोवाइडेड डेट को क्या कर दिया, नोट नंबर 4 नोट नंबर 5 दो एक्सेप्शन में मैंने कवर कर दिया। तो ऐसे फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हु आर द अलॉटीज अंडर ए रियल एस्टेट प्रोजेक्ट व्हेन एप्लीकेशन फॉर इनिशिएटिंग CIRP अगेंस्ट अ कॉर्पोरेट डेटर दैट इज अ मंगलम shall be filed jointly not individually, clear? Not less than कितना, 100 of such allottees under the same real estate project or 10% of the total number of such allottees under the same real estate project, whichever is। कोई कंफ्यूजन? अब टाइम भी ज्यादा हो गया, बाकी हम कल कंटिन्यू करेंगे। हैव ए गुड डे टू ऑल ऑफ